वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं शेफ्स किस। हाल ही में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत में हमें लॉरेन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कजन मैडी के साथ एक मार्केटिंग ब्रांड पेंट्री में काम करती है। हाँ, ब्रांड पेंट्री का मतलब किसी भी ब्रांड के लिए वो कमरा जहाँ ब्रांड का लोगो, डिजाइन, उसकी मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स और अदर डिटेल्स रखी और मैनेज की जाती है। सिंपल शब्दों में बोले तो ब्रांड पेंट्री किसी भी ब्रांड को रीडिजाइन भी करती है। जैसे कि इस वक्त रूसो पास्ता सॉस के नाम को रीब्रांडिंग करने की जरूरत, जो कि एक इटालियन कंपनी है। ये पास्ता सॉस की रेसिपी एक इटालियन फैमिली की रेसिपी है। इसे लूका नाम का शख्स करीब 50 साल पहले यूएस लेकर आया था। उसने इसे अपने दम पर इस ब्रांड को पहचान दिलाई। साथ ही ये रूसो पास्ता सॉस ब्रांड लॉरेंस के पुराने क्लाइंट्स में से एक है, जिनके लिए लॉरेन ने एक नया कैंपेन बनाकर उनकी रीब्रांडिंग करना चाहती है। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लोग अपना एक पुराना क्लाइंट खो देंगे और साथ ही ये ब्रांड भी कहीं खो जाएगा, जो लॉरेन नहीं चाहती वैसे, क्योंकि इस ब्रांड के सॉस कैंस अमेरिकन को बहुत ही पसंद है। अब लॉरेन को पता चला है कि इटली में लूका की बहन फ्रांसिस्का, जो कि इस वक्त इटली के टस्कनी नाम की जगह पे ट्रेटोरिया चला रही है। ट्रेटोरिया दोस्तों असल में एक फैमिली बेस्ड इटालियन रेस्टोरेंट को कहा जाता है। तो इसी इटालियन रेस्टोरेंट की फ्रांसिस्का मालकिन है और लॉरेन चाहती है कि वो फ्रांसिस्का को इस रूसो ब्रांड का नया फेस बनाए। तो लॉरेन अपनी कजन मैडी से बताती है कि वो ये करना चाहती है और इसके लिए उसको टस्कनी जाना पड़ेगा फ्रांसिस्का से मिलने, ताकि वो इस ब्रांड की रीब्रांडिंग मार्केटिंग नई तरीके से करके इसको नई पहचान दिला सके। तो मैडी इसके लिए लॉरेन को बेस्ट ऑफ लक कहती है। इसी बीच हमें फ्रांसिस्का के रेस्टोरेंट के हेड शेफ मैसन को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन है, पर अब वो अमेरिका वापस नहीं जाना चाहता। वो कुछ साल पहले यहाँ इटली में आकर बसा हुआ है। यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में इजाबेल नाम की एक लेडी भी काम करती है, जिसकी मैसन से बड़ी अच्छी दोस्ती है। दोस्तों मैसन कुछ महीनों से एक अलग तरीके का ग्रेवी सॉस बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे जो टेस्ट चाहिए वो उसमें नहीं आ पा रहा है। तो बस अब वो रोज उस सॉस को अलग अलग तरीके से बनाकर चेक करता रहता है। जिसके बाद हम लॉरेन को टस्कनी इटली में देखते हैं, जो कि वहां से मैडी को वीडियो कॉल करती और फोन पर देखकर बात करने के चक्कर में लॉरेन मैसन से टकरा जाती है। मैसन पानी में गिर पड़ता है। अब उसको इस हालत में देखकर लॉरेन तुरंत सॉरी कहती है। अब सामने वाला सॉरी बोल दे तो आप क्या ही कहोगे ना। तो मैसन की हालत भी वही होती है। उसे गुस्सा तो आ रहा होता है, पर लॉरेन ने सॉरी बोल दिया तो वो इट्स ओके बोलना ही पड़ जाता है उसको। लॉरेन अब अपने रास्ते चली जाती। जहाँ वो फ्रांसिस्का के रेस्टोरेंट में पहुंच गई है, उसकी मुलाकात होती है इजाबेल से। अब इजाबेल से तो लॉरेन की बात हो चुकी थी, तो इजाबेल उसका बड़ा अच्छे से स्वागत करती है। फिर वो उसके लिए पिज्जा बनाने में लग जाती है। तो लॉरेन भी तुरंत इजाबेल से यहाँ की तारीफ करने के बाद फ्रांसिस्का के बारे में पूछती है। तो इजाबेल बताती है कि फ्रांसिस्का तुमसे मिलना नहीं चाहती। असल में जब तुम फ्लाइट में थी तभी मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया। फ्रांसिस्का लूका की तरह नहीं है। उसका मानना है कि सॉस वगैरह फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन करके टिन कैंस में बेचने की चीज नहीं होते, बल्कि ये हमारी फैमिली की पहचान है, जिसे किचन में बनाकर ताजा ताजा सर्व करना चाहिए। प्रिजर्वेटिव टिन कैंस उसके साथ वो इंसाफ नहीं करते। अब तुम उस समय फ्लाइट में बैठ चुकी थी तो मैं आने से मना भी नहीं कर पाई तुम्हें। तो लॉरेन अगर तुम यहाँ पे कोई नया कैंपेन करना चाहो तो वो बढ़िया रहेगा। अब लॉरेन क्या ही कहती दोस्तों, उसका सारा प्लान तो धरा का धरा रह गया था। खैर इजाबेल लॉरेन को पिज्जा खिलाती, जो खाकर लॉरेन उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकती। और इजाबेल भी कहती कि मैं तुम्हारी तारीफ शेफ तक पहुंचा दूंगी। अब इस रेस्टोरेंट का भी एक शेफ है। ये सुनते लॉरेन के दिमाग में एक प्लान आता है। वो इजाबेल से कहती है अगर मैं कुछ दिन शेफ के साथ रहूं, यहाँ के खाने, डिशेस, उनके बनाने के तरीके, इंग्रेडिएंट्स और कल्चर के बारे में कवर करूं, तो मैं एक नया कैंपेन बना सकती हूँ और क्या पता तब तक फ्रांसिस्का का भी मन बदल जाए। ये सुनकर इजाबेल बड़ी खुश होती है, क्योंकि ये प्लान बढ़िया होता है। इतने में वहाँ पे मैसन आ जाता है, जो कि लॉरेन को और लॉरेन उसको देखकर दंग रह जाते हैं। दोनों के एक्सप्रेशन देखकर इजाबेल समझ जाती है कि दोनों पहले भी मिल चुके हैं। लॉरेन को मैसन के साथ रहना होगा, उसी बारे में मैडी को वो अपने रूम से कॉल करके बता रही होती है। साथ ही ये भी कि टस्कनी कितनी खूबसूरत जगह है। अब अगली सुबह होते ही लॉरेन बड़ी तैयार होती है और एक्साइटेड भी होती है अपने नए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। लेकिन क्या है ना, मैसन नहीं चाहता कि वो इन सब का पार्ट बने। वो लॉरेन को सिर्फ एक कंटेंट वाली कहता है कि तुम कंटेंट की भूखी लड़की हो। फिर भी इजाबेल मैसन से बोलती है कि देखो कम से कम लॉरेन को एक चांस तो दे दो तुम। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लॉरेन वहाँ पे आते ही मैसन से टकरा जाती है और इससे कई चेरी टमाटोज जमीन पे बिखर जाते हैं, जिसे उठाने में लॉरेन फिर मैसन की मदद करती है। फिर उसके बाद मैसन अपने काम पे लग जाता है। तो इस दौरान लॉरेन अपने फोन से उसका वीडियो भी बना रही होती है। ये देखकर मैसन उससे कहता है कि कस्टमर्स के आने का टाइम हो रहा है, अब तुम जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो लॉरेन को किचन से बाहर निकाल देता है दोस्तों, जो कि जाहिर है लॉरेन को कुछ खास पसंद नहीं आएगा। कुछ देर के बाद जब मैसन बाहर आता है तो लॉरेन अभी तक गई नहीं होती। वो एक टेबल पर बैठकर अपनी डायरी में कुछ चीजें लिख रही थी। मैसन उससे पूछता है कि तुम अभी तक गई नहीं क्या? तो इस पर लॉरेन कहती है कि मैं यहाँ इस वक्त तुम्हारी तरह अपना काम कर रही हूँ, समझे। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। टिंड सॉस मेरे दिल के बहुत ही करीब है। तो मैसन बड़ा हंसते हुए कहता है कि टिंड सॉस कभी भी अच्छा नहीं होते, हाँ लेकिन तुम मेरे साथ रह सकती हो, मगर एक शर्त है। तो लॉरेन पूछती है क्या शर्त है बताओ। मैसन कहता है कि तुम्हें अपने फोन को छोड़ना होगा, मुझे सोशल मीडिया से बड़ी नफरत है। तो लॉरेन कहती है कि मुझे फोन के कैमरा से फोटो लेनी है, कंटेंट बनाना है और चीजें नोट डाउन करनी है, फोन तो यूज करना पड़ेगा। तो मैसन कहता है कैसा कंटेंट? तुम्हें फोटोज खींचने तो मेरा कैमरा इस्तेमाल कर सकती हो फोटोज के लिए, जो कि रील वाला है और मेरे ग्रैंडफादर का है। अब लॉरेन क्या ही करती, उसे प्रोजेक्ट पूरा करना था, तो वो भी मैसन की बात मान जाती है।
जिसके साथ ही मैसन लॉरेन को अपने साथ मार्केट लेके जाता है शॉपिंग के लिए। अब इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि मैसन यहाँ पे इटली से अमेरिका 3 साल पहले आया था। उसे सोशल मीडिया और फोन वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर लॉरेन का कहना होता है कि सोशल मीडिया के बगैर आजकल नए कस्टमर्स कैसे पहुंचेंगे तुम तक, या तुम कैसे पहुंचोगे नए कस्टमर्स तक। जिस पर मैसन कहता है कि तुम बस अच्छी डिश बनाओ, पूरी लगन से अपना काम करो, बाकी सब कुछ ऑर्गेनिकली भी हो जाएगा। अब मैसन और लॉरेन बात करते करते शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं, जहाँ लॉरेन पहली बार उस सॉस को किचन में बनते हुए देख रही होती है। पहले तो उसने टिन कैंस में देखा था, लेकिन आज बनते हुए देखा। फिर मैसन लॉरेन को सॉस की वो स्मेल भी सूंघवाता है। इसी बीच वहाँ पे फ्रांसिस्का आ जाती है, जिसे इजाबेल लॉरेन का इंट्रोडक्शन देती है। शायद लॉरेन को देखकर फ्रांसिस्का खुश नहीं है दोस्तों, वो मुंह बनाकर चली जाती है वहाँ से। अब लॉरेन भी समझ नहीं पाती कि आखिर उसने क्या गलत कर दिया। फिलहाल मैसन लॉरेन का मूड अच्छा करने के लिए उसे अपने साथ एक डिश बनाने के लिए कहता है, जिसे बनाने में लॉरेन को काफी मजा भी आ रहा होता है। बाकी ये डिश बनाने के बाद हम साफ देख पाते हैं कि मैसन और लॉरेन की डिश में जमीन आसमान का फर्क है। लॉरेन थोड़ी उदास हो जाती है कि ये अच्छी नहीं बनी, तो इस पर मैसन कहता है कि खाना बनाना एक कला है, मुझे भी कई साल की प्रैक्टिस लगी तब जाकर ये बना पा रहा हूँ। बाकी एक ऐसी ग्रेवी है जिसे मैं आज तक नहीं बना पाया उस तरह से, मतलब जिस तरह का मैं टेस्ट चाहता हूँ। अब ये बात कर ही रहे होते हैं कि इसी पॉइंट पर इजाबेल इनको देख रही होती है। दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती है। मैसन और लॉरेन एक दूसरे पर आटा फेंक कर थोड़ा हंसी मजाक करते हैं आपस में। इसके बाद जब लॉरेन ऐसी सड़कों पे घूम रही होती है, तभी वो कुछ टूरिस्ट्स के साथ खड़ी होकर रोड साइड म्यूजिशियंस की म्यूजिक को सुनने लग जाती है। तो उसी दौरान फ्रांसिस्का की नजर लॉरेन पे पड़ जाती है। उस दौरान उसको भी लगता है कि लॉरेन टिपिकल टूरिस्ट की तरह ही होगी, म्यूजिक खत्म होने के बाद उन्हें बिना कुछ दिए चली जाएगी। लेकिन लॉरेन बाकियों की तरह नहीं होती, वो म्यूजिशियंस के म्यूजिक को अप्रिशिएट करके उनके सामने कुछ पैसे भी देती है, जो देखकर लॉरेन थोड़ी सी फ्रांसिस्का को पसंद आ जाती है। तो इसी बहाने वो लॉरेन से बात करने जाती है और उससे कहती है कि तुम मर रहे ब्रांड को फिर से जिंदा क्यों करना चाहती हो। तो लॉरेन कहती है कि उस सॉस के साथ हमारी यादें जुड़ी हैं। अमेरिकन से आप पूछे उसके बारे में, जिस पैशन के साथ आपके भाई लूका ने इस ब्रांड को लॉन्च किया और इस सॉस को नई पहचान दी, उसमें 50 साल की मेहनत भी है। तो फ्रांसिस्का हंसते हुए कहती है कि 50 अमेरिका के लिए होगा, मगर यहाँ इटली में इस साल हमारे उस सॉस को 100 साल हो जाएंगे। मगर तुम वो नहीं समझोगी जो मैं कहना चाहती हूँ। ये सॉस किसी टिन के डिब्बे में प्रिजर्वेटिव डालकर उसके शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका असली मजा लोकल शॉप्स, घर या रेस्टोरेंट्स में इसे हल्की सी आंच में संभल कर पकाने में है। तो लॉरेन जवाब देती है कि आपकी बात ठीक है, लेकिन जिनके पास इसे हर दूसरे दिन बनाने का समय नहीं है, जो अपने दूसरे कामों में बिजी है, उनके लिए तो ये टिन कैन सी एकमात्र सहारा है। आप उनके पर्सपेक्टिव से एक बार सोचो। रूसो सॉस एक लेगेसी है जिसका मैं एक पार्ट बनना चाहती हूँ। अब लॉरेन की बातें सुनकर फ्रांसिस्का भी बोलती है कि मैं भी, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं चाहती है कि अपनी कंपनी की रीब्रांडिंग करके उसे फिर से मार्केट में उतारे, नहीं तो लोग उनको भुला देंगे। उसे पता है कि समय के साथ सभी को बदलना पड़ जाता है, पर कोई चीज है दोस्तों जो फ्रांसिस्का लॉरेन से बता नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो मजबूर है। अब उसके अंदर क्या फीलिंग्स है, मतलब क्या बताना नहीं चाह रही, ये तो कुछ देर में पता चलेगा। अब अगले सीन में हम मैसन को देखते हैं, जो आज फिर से अपनी उस स्पेशल ग्रेवी को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिसको वो काफी टाइम से तैयार कर रहा है, पर वो टेस्ट नहीं आ रहा जो उसको चाहिए। इस ग्रेवी के बारे में मैसन इजाबेल को बताता है कि एक नौकी ग्रेवी है। नौकी दोस्तों एक इटालियन डिश है जो कि पास्ता के जैसी होती है लगभग। इसके स्वाद में कुछ तो है जो मैसन को समझ नहीं आ रहा। इजाबेल कहती है कि मैसन, मुझे जहाँ तक पता है ना, तुम यहाँ अमेरिका से इसीलिए आए थे क्योंकि काम का लोड तुमको नहीं लेना था, चिल होके अपना काम करना था ना तुमको, फिर तुम क्यों इस ग्रेवी को बनाने के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हो। मैसन कहता है कि शेफ्स अपनी डिशेस को परफेक्ट बनाने के लिए सालों साल उस पे काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि रूसो पास्ता सॉस को भी कुछ साल लगे थे, तब जाकर उसका टेस्ट यूनिक हो पाया और आज उसका स्वाद हर किसी की जबान पे है। मुझे भरोसा है एक दिन मैं इसको जरूर बनाऊंगा बढ़िया तरीके से। इस दौरान दोस्तों हमें फ्रांसिस्का को दिखाया जाता है जो कि अपना फैमिली एल्बम देख रही होती है और अपने भाई लूका को बड़ा मिस कर रही होती है। अगले दिन लॉरेन मैसन के साथ ऐसे थोड़ा किचन का सामान लेने और घूमने के लिए निकलती है। यहाँ लॉरेन मैसन से फ्रांसिस्का के बारे में बात करती है, मतलब जो भी लॉरेन और फ्रांसिस्का के बीच में बातें हुई थी, ये सारी बातें लॉरेन मैसन को बताती है। जिस पर मैसन कहता है कि देखो अब उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या छुपा रही हैं, ये मैं कैसे बताऊं। तुम बस जिस काम के लिए आई हो उस पे फोकस करो, बाकी सब कुछ ऑर्गेनिकली अपने आप हो जाएगा। इसके बाद मैसन लॉरेन को एक चीज के गोदाम में लेके जाता है, जहां अंदर जाते ही लॉरेन की हालत खराब हो जाती है वहां की स्मेल से। तो मैसन हंसते हुए लॉरेन को मास्क देता है लगाने के लिए, फिर दोनों साथ में एक वाइन पीने के लिए जाते हैं। यहाँ मैसन पहले लॉरेन की आंखों में पट्टी बांधकर उसकी सूंघने की शक्ति का टेस्ट करता है। लॉरेन को कई चीजें सूंघने को देता है, जैसे ऑलिव्स या कॉफी वगैरह, जिन्हें लॉरेन सही गेस करती है। फिर इसके बाद वो लॉरेन को वाइन देता है, इसे स्मेल करके बताने को कहता है कि इसमें क्या है। मैसन देखता है कि सच में लॉरेन की स्मेल पावर बड़ी अच्छी है। वो वाइन को स्मेल करके उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती, जैसे चेरी, थोड़ा सा प्लम वगैरह। अब इस तरह मैसन लॉरेन को देखकर, मतलब उसके टैलेंट को देखकर थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। दोनों के बीच एक कनेक्शन सा डेवलप हो जाता है, एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। इसके बाद जब मैसन और लॉरेन वापस आते हैं तो इजाबेल लॉरेन से बताती है कि फ्रांसिस्का तुम्हें कुछ बताना चाहती है। तो लॉरेन जाकर मिलती है फ्रांसिस्का से। यहाँ फ्रांसिस्का उसे बताती है कि देखो मुझे
पता है कि तुम यहाँ वो बचाने की कोशिश करने आई हो जिसे बचाना मुमकिन नहीं है। मैंने रूसो पास्ता सॉस को बेचने का फैसला किया है। मेरी एक बड़ी फूड कंपनी से बात हो गई है। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रूसो पास्ता सॉस की लेगेसी की टॉर्च को संभालने के लिए फैमिली में कोई भी नहीं है। तो लॉरेन फ्रांसिस्का को समझाती है कि देखिए, इसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्या ये वजह काफी नहीं है इसको रीब्रांड करने की, दोबारा सोचने की? तो फ्रांसिस्का कहती है कि इमोशंस या सेंटिमेंट्स देखकर ये कंपनी नहीं बिकेगी। अगर आप किसी को हरा नहीं सकते हो ना, तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं बस वही कर रही हूँ। बचा कुचा जो भी है उसे समेटने की कोशिश है मेरी। कुछ तो हाथ लगे। लॉरेन, तुम अपने काम में माहिर हो, मगर रूसो अब खुद को ही नहीं बचाना चाहता, तो तुम उसे क्या बचाओगी? फ्रांसिस्का की इस बात से लॉरेन का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। वो इस बारे में फिर मैडी को बताती है, जिसपे मैडी कहती है कि देखो, तुम इस तरह हार मत मानो। मैं उस फूड कंपनी के बारे में पता करती हूँ जो इस रूसो ब्रांड को खरीद रही है, ठीक है? बाकी लॉरेन की एक बात अच्छे से समझ लो कि जब तक कोई डील साइन नहीं हो जाती तब तक समझ लो कि वो डील हुई नहीं है, बस क्लियर। मैडी की बातों से लॉरेन को थोड़ा हौसला तो मिलता है। वहीं मैसन को फिक्र हो जाती है कहीं फ्रांसिस्का इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज को भी ना बेच दे। तो यहाँ लॉरेन कहती है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, हम अभी भी कुछ कर सकते हैं, बहुत टाइम है। तो इसाबेल पूछती है कैसे और क्या करेंगे? तो लॉरेन कहती है कि इसी महीने में रूसो पास्ता सॉस के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए हम एक पार्टी रखते हैं। इसमें कुछ प्रेस के लोग और मेयर को गेस्ट के तौर पर बुलाया जाएगा। उस पार्टी की शुरुआत मैं रूसो ब्रांड की कैंपेन स्पीच से करूंगी, जिसके बीच में डिनर होगा। उस दिन के डिनर का जो मेन्यू होगा वो रूसो सॉस को एंकर रखकर प्रिपेयर किया जाएगा। मेन्यू की जिम्मेदारी मैसन संभालने के लिए रेडी है। बाकी लॉरेन इजाबेल से कहती है कि गेस्ट का और बाकी सभी तैयारी का तुम देख लेना। साथ ही ये पार्टी फ्रांसिस्का के लिए सरप्राइज भी होगी। इस तरह प्लान होता है और उस दिन होता है संडे का दिन, तो सभी के पास बढ़िया टाइम होता है। लॉरेन के इस आइडिया में दम होता है दोस्तों, तो बस सभी काम में लग जाते हैं और मैसन आगे लॉरेन के साथ शॉपिंग के लिए जाता है। और इन दोनों के बीच दोस्तों कुछ ना कुछ पकड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने में लगे होते हैं, मगर एक दूसरे से कह नहीं पाते। लॉरेन को मैसन की कंपनी बड़ी पसंद आती है। इस बीच लॉरेन फ्रांसिस्का को एक आदमी के साथ देखती है जो कि उसे कुछ पेपर्स वगैरह दिखा रहा होता है। अब लॉरेन अपने कैंपेन पर काफी मेहनत तो कर रही है दोस्तों, पर उसे रूसो ब्रांड के लिए कोई भी कैची टैगलाइन नहीं मिल रही है। इस बीच शाम को मैसन लॉरेन को डांस करने के लिए पूछता है और लॉरेन उसके साथ खुशी खुशी डांस करती है। तो इसी दौरान ब्रूनो नाम का एक स्केच आर्टिस्ट मैसन और लॉरेन की एक प्यारी सी स्केच बनाकर लॉरेन को देता है, जो कि सिंपल होने के साथ बड़ी प्यारी भी होती। उस स्केच के नीचे लिखा होता है फ्रॉम ब्रूनो विद लव। ये टैगलाइन पढ़ते ही लॉरेन को एक आइडिया मिल जाता है। तुरंत वो बस इतना ही कहती है कि चीजें सिंपल ही ठीक होती हैं और अपने रूम में जाकर वो रात भर इस पे मेहनत करती। वो रूसो ब्रांड का एक लोगो बनाती और टैगलाइन रखती है फ्रॉम इटली विद लव। साथ ही वो मैडी को भी कॉल करके उससे एक मदद करने के लिए कहती है। अब वो मदद क्या थी दोस्तों, ये तो आगे पता चलेगा। अब बस एक दिन बचा है पार्टी के लिए। इजाबेल ने सभी गेस्ट को इनवाइट कर लिया होता है उस पार्टी के लिए और साथ ही उसने फ्रांसिस्का से बोला होता है कि एक जरूरी मीटिंग है जिसमें मेयर को कुछ बातें करनी है। तो फ्रांसिस्का भी आने के लिए तैयार हो जाती है। बाकी मैसन का दिन कुछ अच्छा नहीं जाता क्योंकि जो सप्लाईज आने वाली थी ना वो नहीं आती। तो मैसन अब खुद से जाकर वो सामान लेने की सोचता है, जो कि बड़े दूर से आता है वैसे। फिर वो लॉरेन को भी साथ चलने के लिए कहता है और दोनों इस बार एक स्कूटर में जाते हैं। शहर से दूर एक बहुत ही साफ सुथरी जगह पे मैसन उसको लेके जाता है, जहाँ पे मैसन को एक आदमी से फिशेस खरीदनी होती है। यहाँ मैसन और लॉरेन के बीच काफी बातें भी होती हैं दोस्तों। मैसन लॉरेन से उसके परिवार के बारे में पूछता है तो लॉरेन बताती है कि मेरे माता पिता का डिवोर्स हो गया था, इसलिए मैं तब से मैडी के साथ रहती हूँ। वो शादीशुदा है पर उसने कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। वो मेरी बहन, दोस्त, सब कुछ है। फिर वो मैसन से पूछती कि तुमने अमेरिका क्यों छोड़ा और इटली क्यों आ गए? मैसन बताता है कि अमेरिका में एक 5 स्टार होटल के किचन का हेड शेफ था मैं, मगर वहाँ बस एक होड़ लगी रहती थी, एक कंपटीशन रहता था। सक्सेस के बारे में सोचना बस यही एक काम रह गया था सभी का। मैं वक्त के साथ काफी चिड़चिड़ा रहने लग गया था। बस मेरा पूरा दिन किचन में और बाकी कुक्स को इंस्ट्रक्शंस देने में निकल जाता था। फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं जो डिशेस बनाता हूँ उन्हें मैंने हफ्तों से नहीं चखा है। मैं पूरी तरह बर्नआउट हो गया था। खाना बनाना कोई कंपटीशन नहीं होता, बल्कि उसे खाने वाले को सेटिस्फेक्शन ही मायने रखता है। मैं इस होर्डर कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। इसी वजह से मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। आज मैं अपने हिसाब से चीजों को करता हूँ, कोई कंपटीशन नहीं है, बस मैं कंफर्ट के साथ टेस्ट ऑफर करता हूँ। जानती हूँ मैं आज भी अपनी ग्रेवी पे काम कर रहा हूँ जो काफी टाइम से बन नहीं रही है, पर मुझे पक्का पता है एक दिन जरूर बनेगी। बाकी अमेरिका से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया। मेरा प्लान था दुनिया एक्सप्लोर करने का, पर जब मैं यहाँ इटली टस्कनी में आया तो इस जगह ने मुझे पकड़ लिया। यहाँ की शांति, यहाँ की ब्यूटी, हर एक चीज में मुझे अपना सा लगा। तो फिर मैं तब से यहीं पे हूँ। दोस्तों मैसन की बातें सुनकर लॉरेन बड़ी इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है कि जो तुमने किया वो आजकल के भागते हुए कंपटीशन में पड़े लोग समझ नहीं पाएंगे। शांत नदी समंदर की लहरों से काफी बेहतर होती। धीरे धीरे अपने फ्लो में बहने का एक अलग ही मजा है। जो तुमने किया है उसे करने के लिए हिम्मत चाहिए। बाकी जो तुम्हारी ग्रेवी की बात है ना, तो एक काम करो, उसमें एक बार येलो चिलीज पेस्ट का इस्तेमाल करो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। मुझे उसका स्वाद काफी यूनिक लगता है, एक बार तुम भी ट्राई करो। इस तरह बातें करने के बाद इस जगह से ये लोग सामान ले लेते हैं और फिर कुछ फोटोज लेकर वहां से जाते हैं। मैसन लॉरेन से कहता है कि पिछले कुछ दिन तुम्हारे साथ काफी अच्छे बीते। लॉरेन भी मैसन से इंप्रेस हो गई थी। वो कहती है कि मेरे काम में तुम्हारा पार्ट सबसे बड़ा है, तुम्हारी कंपनी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें कहने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे अचानक से मैडी आ जाती को देख लॉरेन बड़ी खुश होती है और जो बात वो मैसन से कहने वाली थी वो अधूरी रह जाती। मैसन
मैसन मैडी से मिलता है, जिसके बाद दोनों अंदर जाती है। मैडी को दोस्तों लॉरेन ने यहाँ पे बुलाया था, तो मैडी पहले उससे यही कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो लॉरेन कहती है मुझे बहुत नर्वस जैसा लग रहा था, तो मैं चाहती थी ये बस तुम्हारे साथ रहूं तो थोड़ा अच्छा लगे, तुम यहाँ पे आई इसके लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। मैडी कहती है कि परिवार इसीलिए होता है। फिर मैडी आगे लॉरेन के पूछने पर बताती है कि जिस कंपनी को फ्रांसिस्का रूसो ब्रांड बेच रही है ना, वो फूड कंपनी पता है क्या करती है, ब्रांड को इस तरह से खरीद कर उसे पूरी तरह खत्म कर देती है ताकि उनका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर रहे ना। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए उनको खरीद कर उनके नाम को पूरी तरह से गायब कर देती है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि अगर लॉरेन का पार्टी वाला प्लान नहीं चलता है तो वो नाकाम हो जाएगी, साथ ही रूसो भी कभी नहीं रहेगा। लेकिन मैडी यहाँ पे टॉपिक को चेंज कर देती है और कहती है कि हमें तो बस कोशिश करते रहना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। पर तुम ये बताओ कि यहाँ पे आकर तुम एकदम बदल क्यों गई हो? मुझे लगता है तुम्हें प्यार हो चुका है। मैंने तुम्हें उस वक्त डिस्टर्ब किया जब तुम उस शेफ से अपने दिल की बात कहने वाली थी। तो लॉरेन जवाब देती है कि शायद हम किसी और जन्म में साथ रहें, मगर अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। मैसन इस जगह को छोड़कर कभी नहीं जाएगा, उसे इस जगह से प्यार है और मैं यहाँ अमेरिका छोड़कर रह नहीं सकती। तो जाहिर है हम दोनों का कभी कुछ हो नहीं पाएगा। सीन जाता है मैसन की तरफ, जो कि येलो चिलीज का इस्तेमाल करके अपने पास्ता ग्रेवी को प्रिपेयर करता है और सच में दोस्तों उसका स्वाद बड़ा लाजवाब होता है, यानी कि उसे लॉरेन ने जो आइडिया दिया था वो काम कर गया। अब आज होता है पार्टी वाला दिन। मैडी और लॉरेन जब बाहर ऐसे घूम रही होती है तो लॉरेन फिर से उसी शख्स को देखती है जिसे उसने फ्रांसिस्का के साथ देखा था। लॉरेन इतना तो गैस कर लेती है कि ये शख्स असल में उसी फूड कंपनी से है जिसे फ्रांसिस्का अपना ब्रांड बेचने वाली है। ये शख्स अपना नाम लॉरेन को एंजो बताता है और साथ ही वो लॉरेन और मैडी के नाम और उनकी ब्रांड पेंट्री के बारे में जानने की कोशिश करता है, बल्कि बाकी वो जानता भी आधी चीजें। एंजो कहता है कि रूसो ब्रांड की ब्रांडिंग आपकी पेंट्री ने की थी, तो हम रूसो ब्रांड को खरीदने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हटाएंगे। बाकी मैंने फ्रांसिस्का से उसके रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज की डील भी कर ली है। इसे मनाना बड़ा मुश्किल था, मगर हर चीज का एक दाम होता है। आखिर में फ्रांसिस्का मान गई। तो ये बताओ लॉरेन, तुम हमारा साथ दोगी या नहीं? तो लॉरेन यहाँ पे एंजो से कहती है कि हम उन्हीं के साथ काम करते हैं जिन पे हमें विश्वास है। तुम्हारी कंपनी एक ब्रांड किलर है, तुम रूसो को खरीद कर उसे खत्म कर देना चाहते हो ना, रूसो की लेगेसी को पूरी तरह से मिटाना चाहते हो ना, तो हम तुम पर इस वजह से विश्वास नहीं कर सकते। ये सुनते ही एंजो को हंसी आ जाती है। तुम्हारी स्पिरिट और सोच तो बहुत ही अच्छी, मगर तुम्हें अभी बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। ये कहने के बाद एंजो चला जाता है और लॉरेन उसको देखती रह जाती है कि इसने मुझे इनएक्सपीरियंस्ड कैसे बोल दिया। मैडी उसे कहती है कि तुम उसकी बात पे ध्यान मत दो, चलो हम रूम पे चलते हैं, हमें पार्टी की तैयारी भी तो करनी है। दूसरी तरफ मैसन अपनी ग्रेवी को इजाबेल को टेस्ट करवाता है और उसे भी ये बड़ी अच्छी लगती है। मैसन बताता है कि मैंने इसको फाइनली बना लिया है, ये सब कुछ लॉरेन के आइडिया की वजह से हुआ, उसने मुझे बताया। सुनकर इजाबेल कहती है कि तुम मुझसे अपने दिल की बात क्यों नहीं कह देते, और अब ये ना कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। काम करो, जाओ और उससे अपने दिल की बात कह दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैसन को भी इजाबेल की बात बिल्कुल सही लगती है और वो तुरंत लॉरेन से अपने प्यार का इजहार करने आता है। तभी लॉरेन मैडी के साथ अपने रूम पर आई थी। वो मैडी से कहती है कि शायद मैं इनएक्सपीरियंस्ड ही हूँ, ये जगह मुझे अच्छी लगने लगी थी, पर शायद मैं सच में ही नादान इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ वो कर नहीं पाती। तो मैडी यहाँ उससे कहती है कि तुम यहाँ कर मैसन से मिली, ये तुम्हारे साथ अच्छी बात तो हुई ना। तो फिर से मैसन कहती है कि देखो मेरी और उसकी दुनिया बड़ी अलग है, हम कभी एक रिश्ते में नहीं बन सकते। अब मैसन क्या है ना दोस्तों, ये सारी बातें सुन रहा होता है, इसलिए वो चुपचाप चला जाता है। जिसके जाने के बाद दोनों बहनें अंदर जाती हैं और लॉरेन अब जाकर बोलती है कि हाँ मुझे मैसन से प्यार है, मगर शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। मुझे लगता है वो कभी मेरे लिए इटली छोड़ने को तैयार नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैडी और लॉरेन रेस्टोरेंट में रात की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ इजाबेल लॉरेन से कहती है कि तुम्हारी मैसन से कुछ बात हुई क्या, वो आज दोपहर में तुमसे कुछ कहने गया था। ओह, अब लॉरेन समझ जाती है कि जरूर मैसन ने मेरी और मैडी की बातें सुन ली होंगी पक्का, तभी उसने कुछ बोला नहीं। लॉरेन फिर जाती है मैसन से बात करने। मैसन लॉरेन से कहता है कि काश हम एक शहर में रहते तो साथ में घूमते फिरते डिनर डेट पे जाते, तुम्हें मैं अपने हाथों का बनाया स्पेशल खाना खिलाता, पर कोई नहीं, अभी आज पार्टी में जो हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये याद रखना कि तुमने जो यहाँ दिन बिताए और यादें बनाई वो सबसे ज्यादा कीमती है। फिर मैसन लॉरेन को वही स्केच फ्रेम गिफ्ट कर देता है जिसे मैसन ने लॉरेन के बैग से निकाल लिया था। मैसन के इस तोहफे को देखकर लॉरेन बड़ी खुश होती है। यहाँ भी दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बताते और अपने काम पे लगे रहते हैं। रात को पार्टी में जब फ्रांसिस्का आती है तो सभी लोगों को और पार्टी का माहौल देखकर सब बड़े एंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो मेयर और बाकी सभी से मिलकर उनके साथ टेबल पर बैठ जाती है। सभी को खाना सर्व किया जाता है, जिस दौरान दोस्तों एक बड़ी स्क्रीन पर लॉरेन अपना बनाया कैंपेन पेश करती है। इस कैंपेन के तहत वो सभी पुरानी फोटोज वगैरह दिखाती है जो कि इस रूसो पास्ता ब्रांड और इस फैमिली से रिलेटेड है। लॉरेन अपने कैंपेन पिच में कहती है कि ये लेगेसी इस परिवार की है, जिसकी वजह से आज लोग इटली में और इटली के बाहर इस परिवार और इस ब्रांड को जानते हैं। ये एक नॉर्मल पास्ता सॉस ब्रांड नहीं है, बल्कि फ्रांसिस्का और लुका की फैमिली लेगेसी की पहचान है। लास्ट में लॉरेन अपना बनाया लोगो पेश करती है जिसमें लिखा होता है रूसोस पास्ता सॉस फ्रॉम इटली विद लव। ये कैंपेन, उसकी स्पीच और इसका ब्रांडिंग लोगो फ्रांसिस्का को काफी पसंद आ जाता है। वो खाने के बाद वाइन ग्लास को टोस्ट करते हुए ऐलान करती है कि लॉरेन का ये कैंपेन स्पीच बहुत ही जबरदस्त था। वो टोस्ट करती है, रूसो सॉस के 100 साल पूरे होने की खुशी में मैं अपने परिवार, अपनी लेगेसी का, मैं अपने परिवार, अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तभी यहाँ पे एंजो आ जाता है जो कि फ्रांसिस्का से कहता है कि तुमने मुझे नहीं बुलाया, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पार्टी में शामिल होने नहीं बल्कि अपनी
अपनी डील के बारे में बात करने आया हूँ। फ्रांसिस्का उससे कहती है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मैं रूसो को नहीं बेचना चाहती। एंजो कहता है कि हमारी डील फाइनल होने वाली थी, आप ऐसे पीछे नहीं हट सकती। तो मैडी एंजो से कहती है कि जब तक पेपर साइन नहीं हो जाते तब तक कोई डील नहीं होती, समझे। लगता है आप कुछ ज्यादा ही इनएक्सपीरियंस्ड हो, जो इतनी सी बात भी नहीं समझ पाते। और एंजो ये सुनते ही बेइज्जती होकर चला जाता है वहां से। जिसके जाने के बाद लॉरेन फ्रांसिस्का से पूछती है, आपने सच में ये फैसला ले लिया क्या? फ्रांसिस्का बोलती है कि ये सब तुम्हारे कैंपेन की वजह से हुआ है। ये कैंपेन हमारी पास्ट लेगेसी को इज्जत देता है और एक ब्राइट फ्यूचर का वादा करता है। हाँ, वैसे मैं सच में रूसो ब्रांड को बेचने वाली थी, पर अब नहीं बेच रही, और ना ही अपने इस रेस्टोरेंट को। ये सुनकर लॉरेन के साथ सभी बड़े खुश होते हैं, पर लॉरेन अभी भी उदास है क्योंकि उसे मैसन से प्यार हो गया है। इन दोनों के बारे में इजाबेल फ्रांसिस्का से बताती है। तो सबके जाने के बाद फ्रांसिस्का मैसन को समझाती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते और लॉरेन यहाँ रुक नहीं सकती, और इतनी सी बात तुम्हें रोक रही है। बताओ मैसन, मैं जानती हूँ कि तुम लॉरेन को पसंद करते हो, उससे अपने दिल की बात कह दो। तुम जानते हो 3 साल पहले मैंने तुम्हें अपने इटालियन रेस्टोरेंट का शेफ क्यों बनाया? क्योंकि तुम्हारे अंदर रियल पैशन था, कोई लालच या कंपटीशन या हवस नहीं थी। तुम बस अपने काम को एंजॉय करते थे, अपने दिल की सुनते थे। मगर आज तुम अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हो। मैसन, तुम्हें अब अगला कदम लेना ही पड़ेगा और तभी तुम्हारी जिंदगी में नया रंग भरेगा। ये सुनते मैसन हिम्मत जुटाकर वो बात बताने के लिए उसके रूम की तरफ जाता है, और इसी बीच मैडी भी लॉरेन को समझाती है, कल तुम चली जाओगी, उससे पहले तुम उसे अपने दिल की बात कह दो। माना कि वो यहाँ रहकर अपने सपने को पूरा कर रहा है, पर सपने बदल भी तो सकते हैं, क्या पता तुम्हारे लिए वो अमेरिका आने को तैयार हो जाए। मैडी का इशारा लॉरेन भी समझ जाती है, तो वो भी तुरंत मैसन से अपने दिल की बात कहने निकल जाती है। तो जब वो मैसन से मिलती है तो मैसन पहले कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। लॉरेन कहती, बोलो। मैसन कहता है कि मैं वापस घर की तरफ लौटना तो नहीं चाहता, पर कभी कभी हम घर भी लौट सकते हैं। तो मैसन उसे बताता है कि देखो, कभी कभी हमें लाइफ में एक नए रास्ते पर चलना चाहिए, पुराने रास्ते को छोड़कर। मैं भी तुम्हारे साथ नए रास्ते पे, यानी कि तुम्हारे साथ चलूंगा। और ये सुनकर लॉरेन की खुशी का ठिकाना नहीं। तभी वहां पे फ्रांसिस्का आ जाती है, जो कि मैसन और लॉरेन से कहती है कि मैं एक बोर्ड मीटिंग से आ रही हूँ, वहाँ फैसला हुआ कि यहाँ टस्कनी वाले रेस्टोरेंट को इजाबेल संभालेगी, और इसी रेस्टोरेंट की एक फ्रेंचाइज सैन डिएगो में भी होगी, तो उसे मैसन संभालेगा। और ये सुनकर दोस्तों मैसन की जो खुशी होती है, क्या बोले। लॉरेन भी बड़ी खुश होती है। फ्रांसिस्का कहती है कि सोचती थी कि मेरा कोई परिवार नहीं है, पर तुम सब मेरा परिवार ही तो हो। परिवार ऐसे ही लोगों से बनता है जो कि हमें अपना माने और हमारी केयर करें। इस तरह दोस्तों यहाँ पे बड़ी अच्छे से हैप्पी एंडिंग होती है इन दोनों की। बाकी मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।